हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, कॉलॉइडल नेचर के होते हैं, थर्मो लेबाइल होते हैं और प्रोटीन होते हैं। एक्सेप्ट राइबोजाइम की बात करें, राइबोजाइम में जो आरएनए होते हैं वो एज ए एंजाइम यूज़ होता है और बाकी सारे जो भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? खुद बिना किसी चेंज हुए बिना ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। फिर अपन आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। कोएंजाइम, होलो एंजाइम और एपो एंजाइम। अपन एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में क्या होता है? एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। होलो एंजाइम होता है वो क्या होता है? फंक्शनल पार्ट होता है एंजाइम का। और होलो एंजाइम में क्या होते हैं? प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम, जो फंक्शनल पार्ट होता है एंजाइम का, उस जो प्रोटीन पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें कुछ भी हो सकता है। नॉन प्रोटीन पार्ट कोएंजाइम भी हो सकता है या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तो होलो एंजाइम क्या होता है? फंक्शनल पार्ट होता है एंजाइम का और उसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको अपन एपो एंजाइम बोलते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको वो कोएंजाइम भी हो सकता है या फिर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तो कोएंजाइम की अपन बात करें तो कोएंजाइम को सेकेंडरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। कोएंजाइम को सेकेंडरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और ये क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। और ये क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये क्या होता है? हीट स्टेबल होता है। फिर अपन होलो एंजाइम अपन ने देखा ये क्या होता है? होलो एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एंजाइम एक तो सिंपल एंजाइम होते हैं, एक कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं। सिंपल एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है और ये मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं, उनमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन ने होलो एंजाइम बोला था। फिर को फैक्टर की बात करते हैं। दो तरीके के को फैक्टर होते हैं, तो इनऑर्गेनिक को फैक्टर होते हैं और ऑर्गेनिक को फैक्टर होते हैं। इनऑर्गेनिक को फैक्टर की बात करें तो ये क्या होते हैं? मेटल या फिर नॉन मेटल आयन होते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं? मेटलो एंजाइम बोलते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल देखें, जो क्लोरीन आयन होता है वो सलाइवरी एमाइलेज में प्रेजेंट होता है। जिंक होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है। और Mg+2 जो होता है वो हेक्सोकाइनेज में प्रेजेंट होता है। और मैग्नीशियम या पोटाशियम जो होता है वो पायरुवेट काइनेज में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक को फैक्टर की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो जो लूजली बाउंड होते हैं और एक टाइटली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड की बात करें अपन तो उनके एग्जाम्पल क्या है? कोएंजाइम है और ये लूजली बाउंड होते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है NAD, NADP, FAD, FMN। फिर जो ऑर्गेनिक को फैक्टर टाइटली बाउंड होते हैं, इजीली रिमूव नहीं हो सकते, उनको अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है जो हीम पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन में। फिर एक एक्सो एंजाइम्स होते हैं और एक एंडो एंजाइम होते हैं। एक्सो एंजाइम जो सेल के बाहर फंक्शनल होते हैं जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, और एंडो एंजाइम जो सेल के अंदर फंक्शनल होते हैं जैसे जो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC के जो भी एंजाइम है वो सब क्या है? एंडो एंजाइम है। फिर सिंथेटेज और सिंथेज एंजाइम होते हैं। जो सिंथेटेज एंजाइम होते हैं उनको अपने फंक्शन करने के लिए वो ATP डिपेंडेंट एंजाइम होते हैं, उनको ATP मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है और इनका एग्जांपल है कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज। कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज को वर्क करने के लिए ATP मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। फिर सिंथेज एंजाइम होते हैं, इनको ATP की ज़रूरत नहीं होती, इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन सिंथेज। फिर नेक्स्ट एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट जो एंजाइम की क्लास होती है उसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम आते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करते हैं? या तो ऑक्सीडेशन करेंगे या फिर रिडक्शन करेंगे। और उसमें क्या होता है? या तो हाइड्रोजन जो एटम होता है उसको ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम। और इसका एग्जांपल देखते हैं, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोडीहाइड्रोजनेस एंजाइम। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोडीहाइड्रोजनेस एंजाइम है। और यहाँ पे जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ NAD का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करते हैं? या तो ऑक्सीडेशन करते हैं या रिडक्शन करते हैं, और उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका या तो एडिशन करते हैं या फिर रिमूवल करते हैं। और इनका एग्जाम्पल अपन ने देखा, जो डीहाइड्रोजनेज होते हैं और ऑक्सीडेज होते हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल होते हैं।
सेकेंड क्लास होती है उसमें ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं, नाम से पता चल रहा है ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेंगे, एक या ज़्यादा जो ग्रुप है उनका क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे। और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी सब ग्रुप का ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ट्रांसफ़र होना होता है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज से होता है। तो ये जितने भी ग्रुप हैं उन सब का ट्रांसफ़र करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और इसका एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। अपन देखते हैं ये जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज अभी अपन ने एग्जांपल देखा था, वहाँ हेक्सोकाइनेज को किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो वहाँ एटीपी की मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, एक फेस फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है और वो कहाँ आ रहा है, यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज में ऐड हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ एंजाइम क्या होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ होगा। तो हेक्सोकाइनेज किसका एग्जांपल है, ट्रांसफरेज का, जो क्या करता है, ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। फिर इसके एग्जांपल है ट्रांसअमीनेज एंजाइम जिसमें SGOT और SGPT। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास होती है उसमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम आते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोलिसिस, ये क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। और इनके एग्जांपल हैं जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है इंपॉर्टेंट है, और लाइसोजाइम जो है वो सब क्या है, हाइड्रोलिसिस एंजाइम है। ये हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के एडिशन से। यूरेस हुआ इसका नेक्स्ट एग्जांपल, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, ये सब एंजाइम किसके एग्जांपल हैं, हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल हैं। क्लास 4 में लाइसिस एंजाइम आते हैं। लाइसिस नाम से पता चल रही है क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होगी, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल ये सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे। और यहाँ पे अपन एग्जांपल देखें तो हिस्टीडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और अपन एक ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो एल्डोलेज भी इसका एग्जांपल है। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और DHAP में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर क्लास 5 में आइसोमरेसिस एंजाइम आते हैं, ये क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन करते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्लास 6 की बात करें तो इसमें लाइगेज एंजाइम आते हैं, ये क्या करते हैं, अपन ने देखा था लाइगेज तो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और लाइगेज क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो सबस्ट्रेट को ज्वाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल यूज़ होता है। और इसके एग्जांपल है DNA लाइगेज, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। इसका एग्जांपल देखते हैं, पायरुवेट CO2 की प्रेजेंस में क्या करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होता है, मेलानिन कोएंजाइम ए में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। पहले एंजाइम की क्लासिफिकेशन में 6 ही क्लास प्रेजेंट थी, बट अभी 2018 में एक और क्लास ऐड कर दी गई जिसमें ट्रांसलोकेज एंजाइम आते हैं। और ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसका एग्जांपल है एटीपेज। फिर एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और इनका हाई मॉलिकुलर वेट होता है। स्मॉलेस्ट एंजाइम होता है वो पेरोक्सीडेज है और लार्जेस्ट एंजाइम कैटालेज एंजाइम है। और ये खुद बिना चेंज हुए बिना सिर्फ क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। और एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। और ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे डिपेंड करती है। और इनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH पे इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, ऑप्टिमम होती है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इनका डीनेचुरेशन हो जाता है। और अगर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो ये फिर क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम वाटर सॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और सेंसिटिव और हीट के प्रति लेबाइल होते हैं। फिर कुछ मॉडल हैं, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी कैसे होती है, जिसमें फर्स्ट है लॉग की हाइपोथेसिस। ये ML फिशर ने दिया था, इसकी वजह से इसको फिशर टेम्पलेट थ्योरी भी बोलते हैं। और इसमें ये बताया गया कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है। और वो पहले से क्या होती है, प्री शेप्ड होती है। और वो रिजिड होने की वजह से, प्री शेप्ड होने की वजह से ओनली स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट होता है वही उसी एंजाइम की एक्टिव साइट से कंबाइन होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो एक्टिव साइट है वो की है और जो लॉक है वो क्या है, सबस्ट्रेट है।
यहाँ पे जो की है वो एक्टिव साइट है और जो लॉक है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। और ये बताता है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो पहले से ही क्या होती है, रिजिड होती है, प्री शेप्ड होती है, और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही वहाँ पे एक्टिव साइट पे कंबाइन हो सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये एक्सप्लेन करता है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को, और ये बताता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो कोई भी चेंज शो नहीं करती शेप में, और वो रिजिड होती है। नेक्स्ट, इंड्यूस फिट मॉडल ये कोस्टलैंड ने दिया था, और इसमें ये बताया गया कि जो एंजाइम होते हैं उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, फ्लैक्सिबल होती है, और उसके शेप में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी होती है, ये भी ये बताती है कि जो एक्टिव साइट होता है वो क्या होती है, फ्लैक्सिबल होती है, और यहाँ पे जो एक्टिव साइट होती है उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है, और उसकी वजह से सबस्ट्रेट में क्या हो जाती है, स्ट्रेनिंग हो जाती है, उसकी वजह से इसको क्या बोला है, सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। एंजाइम एक्शन की बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अपन बात करते हैं जब एंजाइम होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और एंजाइम नहीं होता तो क्या होता है। जब एंजाइम नहीं होता तो जो सबस्ट्रेट का रेट ऑफ कॉलिजन होता है वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है, और उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। और एंजाइम क्या करता है, एंजाइम की प्रेजेंस में जो कॉलिजन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उससे कॉलिजन एनर्जी रिलीज़ होती है। पार्टिकल के कॉलिजन से क्या होता है, कॉलिजन एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। और यहाँ पे एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है, मतलब जो कोई भी रिएक्शन शुरू करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या कर देता है, वो मिनिमाइज़ कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या कर देता है, कम कर देता है। इस ग्राफ में अपन देखते हैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको अगर एंजाइम प्रेजेंट होता है तो एंजाइम की प्रेजेंस में उसको एक्टिवेशन एनर्जी की सिर्फ इतनी ज़रूरत होती है, इतनी ही एक्टिवेशन चाहिए होती है, और इतनी एक्टिवेशन एनर्जी से ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एंजाइम एब्सेंट होता है तो एंजाइम की एब्सेंस में सबस्ट्रेट को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो अपन देख पा रहे हैं कि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, कम एक्टिवेशन एनर्जी में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और एंजाइम की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं, ये वो एनर्जी का वो पीक होता है जिस पे मैक्सिमम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेट होती है सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जब बनता है तो वो बीच की स्टेट होती है जहाँ पे जो एंजाइम होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, सारे मैक्सिमम क्या होते हैं, सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो मैक्सिमम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जहाँ पे फॉर्म होते हैं उस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट को फेवर करता है। एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी मिल जाती है, और उसमें क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, माइकलिस मेंटन कर्व की बात करते हैं। ये कर्व होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन जो होती है उसकी वेलोसिटी के बीच में ये कर्व होता है या ग्राफ होता है। अब अपन माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की बात करें तो उसको Km से डिनोट करते हैं, और ये Km क्या होता है, ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है। और ये क्या बताता है, ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन बताता है जिस पे रिएक्शन की जो वेलोसिटी है होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होती है। तो Km कांस्टेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन होती है जिस पे रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हाफ होती है। और ये जो Km कांस्टेंट होता है वो पार्टिकुलर एंजाइम के लिए कांस्टेंट होता है। और जब Km कांस्टेंट इंक्रीज़ होता है तो जो एफिनिटी होती है सबस्ट्रेट की एंजाइम के प्रति वो क्या होती है, कम होती है। और जब Km कांस्टेंट कम होता है तो जो सबस्ट्रेट की एफिनिटी होती है एंजाइम के प्रति वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो Km कांस्टेंट कम होगा तो रिएक्शन क्या होगी, ईजीली जल्दी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ग्राफ में अपन डिनोट करें तो Km कांस्टेंट क्या होता है, ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन होती है जिस पे ये इस पे क्या है, ये रिएक्शन की वेलोसिटी है, और इधर क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, ये सबस्ट्रेट का
कंसंट्रेशन है। तो Km क्या होती है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पे जो रिएक्शन की वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम की क्या होती है, हाफ होती है। तो ये क्या है, Km कांस्टेंट है। नेक्स्ट एंजाइम इनहिबिशन की बात करते हैं और उसमें कम्पिटिटिव इनहिबिशन देखते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, कंपटीशन करेगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। और क्यों कंपटीशन करेगा, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहाँ पे कंबाइन होने के लिए, अटैच होने के लिए इनहिबिटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कंपटीशन करेगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एनालॉग होता है सबस्ट्रेट का, स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है सबस्ट्रेट का। इनहिबिटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम कैसा होता है, सबस्ट्रेट के जैसा उसका एनालॉग होता है। इसीलिए वो क्या करता है, compete करता है एक्टिव साइट पे, एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए। और उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km अभी अपन ने देखा था वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जबकि Vmax होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो Vmax होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अभी अपन ग्राफ में देखेंगे। और ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है अपन इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है उसकी जगह अपन अगर सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर दें इनहिबिटर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, तो ये जो इनहिबिशन है होता है वो रिवर्स भी हो जाता है। तो जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो जो मैलोनेट होता है वो किसको इनहिबिट करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। और जो एथेनॉल होता है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। ग्राफ में अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, ये Vmax है इस एक्सिस पे और इस पे क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। तो अगर अपन देखें रिएक्शन को जिसमें जो एंजाइम होता है वो विदाउट इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है, ये ग्राफ किसका है, जहाँ पे जो इनहिबिटर होता है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये ग्राफ किसका है, जहाँ एंजाइम और इनहिबिटर दोनों प्रेजेंट है। तो अपन इनकी Vmax की बात करें, ये देखिए ये Vmax है, ये क्या रहता है, सेम है, दिख रहा है ये क्या है, Vmax क्या है, सेम है। और अपन Km की बात करें तो Km क्या है, यहाँ पे ये Km इनिशियल Km है और फिर ये Km क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ये Km यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो Km होता है वो इंक्रीज़ होता है और जबकि जो Vmax होता है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है या सेम रहता है। फिर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो यहाँ पे जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, एक्टिव एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसको क्या कर देता है, परमानेंट डैमेज कर देता है। उसकी वजह से यहाँ पे इरिवर्सिबल टाइप का इनहिबिशन होता है। ये अपन ने कम्पिटिटिव में क्या देखा था, वहाँ पे अगर अपन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल हो जाती है, जो इनहिबिशन हो जाता है वो रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिटर एक्टिव साइट जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसको परमानेंट डैमेज कर देता है, उसकी वजह से ये इरिवर्सिबल टाइप का इनहिबिशन होता है। और यहाँ पे अपन बात करें कम्पिटिटिव में अपन ने देखा था वहाँ पे क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के, बट यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होता सबस्ट्रेट के। और यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कंपटीशन भी नहीं होता। और यहाँ पे जो इनहिबिटर अटैच होता है वो एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट पे बाइंड होता है। और इसके एग्जांपल देखें नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के, तो इसके एग्जांपल हैं साइनाइड पॉइजनिंग, जो क्या करता है, साइटोक्रोम को डैमेज कर देता है। और अपन ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में जो इनोलेज है उसको कौन इनहिबिट करता है, फ्लोराइड इनहिबिट करता है। फिर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे Vmax क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और जो Km होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Vmax होता है वो कम हो जाता है और Km रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट फीडबैक इनहिबिशन, इसको एलोसेट्रिक इनहिबिशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या करता है, वो ही जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वही क्या करता है, जो रिएक्शन होती है उसको इनहिबिटर होता है, प्रोडक्ट ही ऐसे इनहिबिटर काम करता है। और वो क्या करता है, जो फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप होता है रिएक्शन का उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। और यहाँ पे अपन एग्जांपल देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वही ऐसे इनहिबिटर वर्क करता है और जो फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप होती है रिएक्शन को उसको वो इनहिबिट करता है। नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम।
जो एंजाइम का कंसंट्रेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और ये ग्राफ दिख रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब तक सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अपन इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। बट ये जो वेलोसिटी होती है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही इंक्रीज़ होती है, जब जिस पॉइंट पे जब सारे एंजाइम होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं सबस्ट्रेट द्वारा, तो उस पॉइंट तक जो अगर अपन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो उस पॉइंट तक जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, उसके बाद में क्या होती है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर। जब एक्टिवेटर प्रेजेंट होगा तो जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होंगी। और यहाँ पे जो एक्टिवेटर होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं। जैसे जो क्लोराइड आयन होता है वो अमाइलेज में प्रेजेंट होता है, एटीपेज में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं, मेटलो एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें तो जो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री होता है मोस्टली। और इस ऑप्टिमल टेम्परेचर पे जो एंजाइम होता है वो बेस्ट वर्क करता है। और अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, मान लें 50 डिग्री टेम्परेचर करें, तो जो एंजाइम होता है उसका क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, उसकी जो एक्टिव साइट होती है उसका लॉस हो जाता है। और अगर टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ करे 70 डिग्री तो ये क्या हो जाती है, इस पर जो एंजाइम होता है उसका परमानेंटली इनएक्टिवेशन हो जाता है। और उसका अपन ग्राफ देखें तो ये क्या होता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर तक तो जो रिएक्शन होगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पीएच की बात करें तो जो पीएच होता है वो भी क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करता है, वो 6 to 8 होता है। और इसके कुछ एक्सेप्शन है, जो पेप्सिन होता है वो 1 से 2 पीएच पे काम करता है। एसिड फॉस्फेट होता है वो 3 से 5 पीएच पे काम करता है। और जो अल्कलाइन फॉस्फेट होता है 9 से 5 पीएच पे काम करता है।